Today our topic is about the respiration. And in respiration we are going to discuss with the internal structure, internal structure internal structure of trachea or ventricle. अच्छा, इन द लास्ट क्लास हमने जो था इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो पढ़ा था कुछ इस तरह था कि ट्रैकिया को हमने इस तरह ले लिया। हाँ ठीक है, और आई एम नॉट गोइंग टू टेक द लंग्स, और ये ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। और ऊपर जो है सी कार्टिलेज रिंग जो है हाँ वो मौजूद। ओके और सी कार्टिलेज रिंग के ऊपर स्मूथ मसल्स मौजूद। We have discussed what can I say, TS of that area, that is the trachea. Now longitudinal हाँ section भी अब हम देखते हैं, ठीक है। ओके pelvis of trachea. हाँ I have made the cells in such a way that इसमें intracellular spaces भी नजर आए, because of the fact that intracellular spaces के थ्रू भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो ट्रैकिया से जो ब्रेन पाइप का जो स्पेस है उसके अंदर आती है। ओके अच्छा, इनमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर गॉबलेट सेल्स मौजूद होते हैं, दैट मींस म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होते हैं और ग्लैंड्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। ओके ओके अच्छा, इनकी क्वालिटी ये होती है कि ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत स्लाइमी होता है और स्लिपरी जो है ना एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करने में विंड पाइप के बहुत ज्यादा मदद करता है। दीज सेल्स आर सेड टू बी द गॉबलेट सेल्स बिकॉज दे हैव गॉट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड म्यूकस। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे नॉर्मल सेल्स भी होते हैं इसके अंदर जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। ओके एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं समटाइम्स, दैट मींस के इनमें न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इनकी जो सरफेस होती है यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इससे से एक्सटेंशन जो निकल रही होती है वो कहलाती है सीलिया की। इसकी जो मूवमेंट है ये अपर ऊपर की डायरेक्शन में चल रही होती है, हाँ नॉट डाउनवर्ड, ठीक है। और इनकी जो मूवमेंट होती है वो बीटिंग स्टाइल में होती है, दैट इज टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह करके ना। ये सीलियाज जो होते हैं ये बहुत सारे होते हैं। अच्छा, अब ये है कि ये मूवमेंट कैसे होती है कि ये पहले इधर की तरफ हिट करेगा और फिर सीधा इधर की तरफ हिट करेगा। अच्छा, जब ये इधर की तरफ हिट करेगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ऐसे घूम के इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। और फिर जब ये वापस आएगा तो ये जो है मतलब सीधा हो जाएगा, इसको ना समझ आई, दैट मीन्स कि ये इधर की तरफ फिर वापस आ जाएगा यानी ये स्ट्रेट हो जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा।
इधर की तरफ आ जाएगा, इधर से फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा। इस तरह करके अपवर्ड डायरेक्शन में बीटिंग मूवमेंट हो रही होती है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया को और स्प्यूटम को, जो म्यूकस निकल रहा होता है, उन सबको जो है ये पुश अप करते होते हैं। यही वजह है कि हमें जो है पेरिंजियल एरिया के अंदर बहुत सारा म्यूकस या स्प्यूटम अक्सर आता हुआ महसूस होता है। ये सारा म्यूकस जो होता है ये सब इसमें स्प्रेड हुआ होता है, जो कि गॉबलेट सेल से निकल रहा होता है। हाँ, ये इसके अंदर सिंथेसाइज होता है म्यूकस, वाटर होता है, म्यूकस होता है, जिसे हम रेशा कहते हैं। ओके, अच्छा, ये है ट्रैकियल सेल, ट्रैकियल एंडोथेलियम सेल। ओके। ये इसमें ग्रीन ग्रीन क्या है? आर दी न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। ओके, ठीक है, थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएशन देने के लिए। दीज आर दी गॉबलेट सेल्स, ठीक है। और ये जो है इंट्रासेल्युलर स्पेसेस है। अच्छा, अभी मैं जो है ये सारी लेबलिंग्स मिटा दूंगी, बिकॉज ये कि मुझे इसके बाद जो है सी कार्टिलेज रिंग और दूसरे स्ट्रक्चर्स और फिर ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क भी बताना है, जो कि इस डायरेक्शन के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद और क्या चीज है जनाब, यहाँ पे ये है सीलिया पिंक कलर के, ये है म्यूकस। अच्छा, ये जो पोर्शन है ये है विंड पाइप, हॉलो एरिया, विंड पाइप और Hollow. ट्रैकिया हॉलो एरिया। ओके, अच्छा, अब जो है ये इन सबको मैं रिमूव कर रही हूँ, बिकॉज आई वांट टू लेट यू नो कि हाउ इट वर्क्स और किस हाँ तरीके मैम, से पहले मैं बैक्टीरिया बना जो लूँ। होते हैं। अच्छा, यू वांट टू मेक द डायग्राम, ओके हाँ, ओके। अच्छा, अब देखो ये जो है ना, ये हमारी एंडोथेलियम लेयर थी, ठीक है। इसमें गॉबलेट सेल भी है और इसके अंदर जैसे कहा जाए कि म्यूकस ग्लैंड्स हैं और सीलिया वगैरह सब क्लियर नजर आ रहे हैं। अब इससे पीछे जो हाँ, है सी कार्टिलेज रिंग ट्रैकिया का लिए जो है लिगामेंट, दैट हाँ, मींस से सी कार्टिलेज रिंग आएगा और उसको जो है लिगामेंट जो है वो जोड़ रहे होंगे। अब सी कार्टिलेज रिंग जो ओके, है वो इस तरीके से आता है कि जो है ना लिगामेंट जो है ना वो बीच बीच में हाँ, मौजूद होगा। फॉर ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिगामेंट मौजूद है हाँ, और ये ज्वाइन करेगा सी कार्टिलेज रिंग को, किससे, ओके, एंडोथेलियम लाइन से, सबम्यूकोजल लेयर से, हाँ, ठीक है। और ये दूसरा वाला पोर्शन इसका बिल्कुल एग्जैक्ट इधर की तरफ आ रहा है। और ये पूरे उसमें लॉन्गिट्यूडनल लाइनिंग के अंदर चल रहे होंगे। एक सपोज करो इधर आ गया, ओके, और इसी के साथ जो है आपका सी कार्टिलेज रिंग जो है वो भी रन करता है। ये एक एक छोड़ के होगा या डेफिनेटली, फिर क्योंकि हर? देखो ना ये सी कार्टिलेज रिंग, ये देखो ये रहा, हाँ, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है ना, दैट्स व्हाई। हाँ, हाँ, समझ आ गई बात। और ओके। इसके तो ऊपर जो यानी होंगे, ब्लू हाँ, ब्लू सी कार्टिलेज रिंग है। हाँ। अब इसके बाद इसके ऊपर जो आएंगे ना वो होंगे स्मूथ मसल्स, ठीक है। स्मूथ मसल्स जो है, एक सेकंड इसको पहले बैलेंस बना लेते हैं ताकि जो है ना वो ड्राइंग में जो है ना बैलेंसिंग नजर आएगा। ये इस तरह करके बना दिया हमने सी कार्टिलेज रिंग का पोर्शन, ये पूरा घूम के जैसे कहा जाए कि मौजूद होगा, ठीक है। ओके, इसके साथ यहाँ पे ना, ठीक है। और इसके पीछे जो होगा हाँ, क्या चीज मौजूद होगी, ये स्मूथ मसल्स मौजूद होंगे। स्मूथ मसल्स कौन से होंगे, स्मूथ मसल्स के अंदर जो है ना हमारे इलास्टिक फाइब्रस मसल्स होंगे और कोलेजन भी होगा उनके अंदर अच्छा खासा। हाँ, तो ठीक है, अब ये जो है ना स्मूथ मसल जो है वो मैं, ये सेल्स ही हैं बेसिकली जो मिलके मसल बना रहे हैं, टिश्यू एंड मसल, ओके, ठीक है। अब हाँ,
ये जो है इनमें भी इंट्रासेल्युलर स्पेसेस मौजूद है। ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे भी इनको भी जो है ना टिश्यू की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। हाँ। और इनमें भी इंट्रासेल्युलर स्पेसेस है, क्योंकि every muscle has got the cells and tissue, and each and every हाँ। tissue has got the intracellular spaces too. नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है। सही है। और इनमें क्या हाँ। है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और बहुत सारे इंट्रासेल्युलर। और ये साइड में क्या है, ये कौन से सेल्स है? ये वाले, ये हाँ। ब्लू जो है, नहीं, ये ब्लू वाले नहीं, ये जो उसके साइड पे है। ये नहीं, दूसरे साइड। ये जो है, हाँ। ये वाले, ये स्मूथ मसल्स हैं, ये वाले, ये जो लंबे लंबे बनाए, ओके। ओके। ये ओके। इसकी हाँ। लेयर है, ठीक है। और इसको जोड़ा हाँ। हुआ सी कार्टिलेज रिंग में है, ठीक है। सी कार्टिलेज रिंग के बीच ओके। में ब्लैक ब्लैक चल रहा है। फिर ये बन गया। अच्छा, इंटरसेल्युलर स्पेसेस इसलिए बतानी है क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है वो पेट्रोलिंग करने के लिए इन्हीं स्पेसेस के थ्रू ब्लड कैपिलरी से बाहर आते हैं। ओके। अब इनके पीछे ना, इनके साथ ही ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क भी चल रहा होगा। ये तो एक मसल की पट्टी दिखाई है, ओके। ये बेसिकली हमारे स्मूथ मसल होगा, ठीक है। अच्छा जनाब, ये हमारा लिगामेंट, क्योंकि इसको इसके साथ जोड़े हुए हैं एंडोथेलियम के साथ, और बीच में सी कार्टिलेज हाँ। भी चल रहा है। ओके। Nervous। अच्छा, अब इसमें बीच में जो है हमारे पास सी कार्टिलेज रिंग जो है वो भी बना देते हैं। सी कार्टिलेज रिंग जो होगा वो मैं डॉट डॉट की फॉर्म में बना रही हूँ, इसमें भी स्पेसेस है। हाँ। ओके। ओके। अच्छा, अब इसके पीछे जो है ब्लड कैपिलरी रन कर रही है, और उसकी जो ओके। है इंटरसेल्युलर स्पेसेस है। ये एलएस है वेसल का। दैट मीन्स कि हमने वेसल को ओके। कैसे काटा है कि वेसल ऐसे है, तो यहाँ बीच में से ऐसे इक्वल हाफ में काट के और सामने से दिखा रहे हाँ। हैं। इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस है, ये सेल्स हैं वेसल के, ये फ्रंटल व्यू दिखा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा चल रहा है और आरबीसीज चल रहे हैं, डब्ल्यूबीसीज भी चल रहे हैं, सारा नेटवर्क है, नाइस है। ठीक है। ये तो कोई डब्ल्यूबीसी बना, सॉरी आरबीसी भी मैंने बना दी, और अब डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, ये देखो एक व्हाइट ब्लड सेल में उतरता हुआ दिखा रही है, हाँ। समझ आते हाँ। इसके थ्रू, ठीक है। ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, तो ये इसके अंदर दाखिल हो जाएगा, और दाखिल होकर ये यहाँ पे सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं नॉर्मली, समझ आए। डब्ल्यूबीसी हाँ। पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं एंडोथेलियम ओके। नहीं। हाँ। जब ब्लड कैपिलरी बनाती हूँ अभी, वो उससे जो है डब्ल्यूबीसी उतर के आ रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ब्लड कैपिलरी बना देते हैं।
क्योंकि ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क तो हर जगह मौजूद होता है, ज़ाहिर है ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, ये सारी चीजें इनको जरूरत होती है, तो डेफिनेटली दे कम अप। ठीक है मैम, ये पर्पल डॉट्स एग्जैक्टली क्या है? कार्टिलेज, सी कार्टिलेज, ओके। और ये फिर ब्लू ब्लू डब्बे क्या है? ये लिगामेंट्स। ओके। अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ठीक है। Blood capillary. This one is the smooth muscle. Smooth muscles plus collagen. ओके। ठीक है। अच्छा ये जो है ये इंट्रासेल्युलर स्पेसेस है। रेड पेन स्पेसेस है। This one is the ligament. And this one is नमक खाता है। C cartilage ring. Okay, these are the WBCs and this is also the intracellular spaces. ठीक है, और ये जो है हमारी स्टोन मसल है। ओके, ये सब हो गए लेकिन अब होता क्या है कि हाउ द वर्क्स व्हेन द एयर गेट एंटर्स इन द विंड पाइप, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे इसमें ट्रैप होने शुरू हो जाते हैं। ओके। इसको हम बना मैम ये लेते हैं। दोनों ये ब्लड कैपिलरीज के बीच में येलो डॉट्स और रेड डॉट क्या है? ब्लड कैपिलरी येलो डॉट प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, ओके। and red और RBCs. रेड? RBCs. ओके। So all the dust particles is being trapped by the cilia when they beat and they beating upward. ट्रैकिया की जो मूवमेंट है, ट्रैकिया के अंदर जो सीलिया है उनकी जो मूवमेंट है वो अपवर्ड बीटिंग की फॉर्म में है, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे 99% ये सीलियस को ट्रैप कर लेगा और ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश करेगा, जिसमें म्यूकस जो होगा वो इनके साथ आके इनको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। इनके ऊपर म्यूकस लग जाता है। ओके, अंदर जो है बहुत सारे इसके बैक्टीरिया डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वो म्यूकस जो होता है उनको ट्रैप कर लेता है। As soon as the WBCs are patrolling here and there, WBC patrolling, patrolling in the inner lining of the trachea, तो वो क्या करते हैं, वो आके इधर इसको फेगोसाइट्स कर लेते हैं, फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसके फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं, और जब फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं तो फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं, they return again, they back return again to the blood capillary network through the intercellular spaces, और फिर यहाँ पे ये डेड पार्टिकल्स जो होते हैं एनगल्फ करके फेंक देते हैं, और समहाउ यहाँ पर ही दोबारा जो है डेड पार्टिकल्स जो होते हैं एनगल्फ करके डिसॉल्व करके फेंक देते हैं, जो कि स्प्यूटम की फॉर्म में, किस फॉर्म में? स्प्यूटम की फॉर्म में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है। समझ आ गई? ठीक है। एंड इट्स बीइंग फ्लोन आउट। अगर बहुत ज्यादा इंफेक्शन है तो देन दे आल्सो एंटर्ड इन the dead particles are also entered in the blood capillary network from where it being filtered out by the kidney. Okay, so that's how the trachea works. Apart from this, the bronchioles and the bronchi and the bronchus, all the small particles do not have very high number of cilia as well as mucus glands. Mucus glands उनके अंदर नहीं होते, ना ही सीलिया बहुत ज्यादा होते हैं, इनफैक्ट जीरो होने के बराबर होते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि अगर उसमें बहुत ज्यादा म्यूकस ग्लैंड्स होंगे और गॉबलेट सेल्स होंगे तो फिर ये होगा कि वो ब्लॉक हो सकता है। ठीक है,
क्योंकि वो तो उसको तो ओपन रखना है और वो बहुत बारीक पैसेजेस होते हैं। इसके अलावा जो है इनके अंदर सीलिया की भी तादाद जो होती है, जैसे जैसे ये बारीक होते चले जाते हैं ब्रोंकियोल्स या ब्रोंकाई की फॉर्म में, तो फिर क्या होता है वो भी खत्म होती चली जाती है, बिकॉज सीलिया में हिंडर द पैसेज और नैरो पैसेज ऑफ द ब्रोंकियोल्स। So very little amount of the trachea, the cilia and the goblet cells are there. Apart from this, इनकी जरूरत भी नहीं होती है बारीक ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई के अंदर, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि जो ट्रैकिया होता है उसमें इतने ज्यादा ये मौजूद होते हैं कि वो पहले से ही जो है ना जितनी भी ट्रैपिंग करनी होती है डस्ट पार्टिकल्स की और बैक्टीरिया की, वो सबके सब व्हाइट ब्लड सेल्स अपनी पेट्रोलिंग में कर लेते हैं, तो वहां पर प्योर एयर, क्लीन एंड प्योर एयर ही पहुंचती है, जो कि मॉइस्ट भी हुई हुई होती है ड्यू टू द म्यूकस। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ आया? हाँ, मैं बना लूं। The structure of alveoli. These are the sac-like structures. Okay. And made up of single cell tissue. Single cell tissue. अच्छा, इनमें इंट्रासेल्युलर स्पेसेस होती हैं और बहुत ज्यादा ये थिन होते हैं, and they do not have the regeneration power. That means कि once they destroyed, they never repaired. Up to certain extent, they may be repaired sometimes, but as the person gets aged, तो इनकी regeneration power जो होती है वो खत्म हो जाती है. That is why smokers जो होते हैं उनके alveoli once they get damaged, they never ever repaired, और वहाँ पे एक hollow space ही बन जाती है जहाँ पे हवा जाती है और blood में enter नहीं हो पाती, because they are the only means to transport the air or the oxygen from the environment to the blood and collect the carbon dioxide and transport the carbon dioxide from the body to the environment. तो जब स्मोकर्स जो होते हैं वो जब हैवी स्मोकिंग कर रहे होते हैं या वैसे भी स्मोकिंग करते हैं, तो कार्सिनोजेंस और कार्बन डाइऑक्साइड, तार, ये सारी चीजें जब इसकी इंटरनल लाइनिंग से इंटरैक्ट बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो द सेल बिकम सफोकेटेड और ऑक्सीजन की सप्लाई डेफिनेटली सेल को भी चाहिए होती है, ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड दैट बॉल लाइक स्ट्रक्चर गेट डीजेनरेटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो स्मोकर्स होते हैं उनकी जो ट्रैकियल वॉल होती है और ब्रोंकाई जो होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा इरिटेंट्स मौजूद होते हैं, तो इरिटेंट्स की मौजूदगी की वजह से दे कंटिन्यूअसली कफ, ठीक है, उनको जो है ना कफिंग हो रही होती है बहुत ज्यादा ना, तो जब कफिंग होती है तो जब प्रेशर से वो खांसते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इरिटेंट्स की वजह से, तो उसकी वजह से ये होता है कि जब इन पे प्रेशर पड़ता है एल्वियोलाई पे तो दे गेट रप्चर्ड मोस्टली, और अंदर से जो है ना इनका पूरा ग्रॉस डैमेज हो जाता है, जिसको हम एम्फिसेमा भी कहते हैं, दैट इज ग्रॉस डैमेज ऑफ लंग्स ना। अच्छा, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनके ऊपर जो है ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की फॉर्म में, जैसे कहते हैं कि पल्मोनरी हार्ट से आ रहा होता है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, जो कि जब एल्वियोलाई तक पहुंचती है तो पल्मोनरी आर्ट्रियोल बन जाती हैं और पल्मोनरी वेन्यूल बन जाती है, ब्लड कैपिलरी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वैसे वो बारीक हो जाती है। तो एज वी नो दैट कि लंग्स में आर्टरीज और वेन्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऑपोजिट वर्क करता है, दैट मींस कि पल्मोनरी वेन जो होती है दे कलेक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द from these alveoli, that is from the lungs, and bring it back to the heart, whereas pulmonary artery brings the deoxygenated blood to the lungs for the oxygenation. So the blue one in that area is the pulmonary artery. This one is the pulmonary
pulmonary arteriole. Arteriole means a small blood capillary of type artery. Okay, and this one is the pulmonary venule. Okay, this one is the bronchioles. Okay, they don't have cilia. Okay. Don't have or very less cilia plus goblet cells. That is mucus gland cells. Okay, बहुत कम होते हैं इनके अंदर, अब तो होते ही नहीं है, बिकॉज अगर बहुत ज्यादा म्यूकस ग्लैंड्स होंगे तो वो ब्लॉक कर देंगे इसको. अच्छा, these are single cell layer tissue structures, so they have got a very prominent intracellular spaces, each alveoli. ठीक है, nucleus है, and from here the gaseous exchange takes place in between the intracellular spaces of the alveoli and the blood capillary intracellular spaces. Oh, okay. Actually the cell, जो कि सेल है ना, इसके अपने जाती जो सेल्स हैं, they are surprisingly not involved in the transportation of gases. Rather जो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस हैं वो जो है ब्लड कैपिलरी की भी और इसकी भी इन्वॉल्व होती है. इसके जो अपने सेल्स होते हैं वो सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए होते हैं और इसकी मेंटेनेंस के लिए होते हैं. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू मेक द रेस्ट ऑफ द alveoli site as that structure, defined structure of the cells and intracellular spaces. On that, from the pulmonary venule, so many blood capillaries make a network. इस तरह ये लिपटी भी होती है इसके ऊपर. और अगर हम करीब से देखें ना तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही बारीक बारीक थ्रेड्स, इससे भी ज्यादा कहीं जिसे कहते हैं ना कि वो एक दूसरे के ऊपर जिसे कहते हैं ना कि क्रिस क्रॉस वेव में लिपटे हुए होते हैं. In order to increase the surface area, apart from this, in order to increase the absorption and diffusion of gases, exchange of gases जितना ज्यादा हो सके. इसी तरीके से जो वेन्यूल्स आर्टियोल्स हैं वो भी इसी तरीके से आगे इसके ऊपर नेटवर्क फॉर्म करते हैं. Okay, like this. So now what happens inside actually, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ बीच में से कट करेंगे. ठीक है, और इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करके देखते हैं कि अंदर से ये है कैसे. ठीक है, मैं पहले ये बना लेती हूँ. ओके, इसकी एल्वेलाई के अंदर टिश्यू फ्लूइड भी होता है ना? डेफिनेटली वो सब होगा, टिश्यू फ्लूइड भी होगा, फिर इसके अलावा इस तक भी सारा सब कुछ, सारा मटेरियल, प्लाज्मा सब कुछ पहुंचेगा. ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू. Okay, this is the internal structure or LS of alveoli. LS of alveoli, एक alveoli का longitudinal section है. ठीक है, अच्छा, इसमें निकालते कैसे, काटते कैसे? इसको स्लाइस किया है और इसकी टेक्निक्स होती है डिफरेंट स्लाइसिंग की. ओके, अच्छा, अब ये जो है क्या कहते हैं, आर्ट्रियोल है, सॉरी, this one is the venule. And this one is the arteriole. ये हार्ट से आ रही है
ओके ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, और ये हार्ट की तरफ जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है। अच्छा हाँ अच्छा, जो एल्वियोलाई की जो वॉल होती है वन सेल थिक होती है, इसमें यहाँ पे बहुत सारी जगहों के ऊपर इंट्रासेल्युलर स्पेसेस होती है, यहाँ पे भी इंट्रासेल्युलर आईएस स्पेसेस। अच्छा, इसकी भी आईएस स्पेसेस है, इंट्रासेल्युलर आईसी आईएस जो है वो थोड़ा इंट्रासेल्युलर स्पेसेस, सही आईसीएस इंट्रासेल्युलर स्पेसेस, ओके आईसीएस ओके। और इसके अंदर यहाँ पर भी जो है ना इंट्रासेल्युलर स्पेसेस होती है, ये वाली इंट्रासेल्युलर स्पेसेस, ठीक है। इंट्रासेल्युलर स्पेसेस सब जगह पे होती है। इनसाइड जो वॉल होती है ये होती है कूल प्लस मॉइस्ट, ओके, कूल एंड मॉइस्ट ओके। होती है। अच्छा, एयर जो और ये आती करली है करली क्या है? ये वाटर है, मॉइस्चर है ना, इस वजह से ये दिखा है, ठीक है। ये ब्लू मॉइस्चर है? हाँ, ये ब्लू मॉइस्चर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ओके जो है बेसिकली होता क्या है कि एयर आती है, ठीक है। हाँ अब इसके अंदर होती है ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, HCO3-1 बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म। They get हाँ entered, bicarbonates get entered from the intracellular spaces into the alveolar wall, ठीक है। और यहाँ पे HCO3 ions जो होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हाँ When they get condensed, they will form water, H2O plus carbon dioxide, CO2. The carbon dioxide ओके in a gaseous form along with water vapors, H2O and CO2 gets outside, and oxygen when get condensed, oxygen molecules when get condensed, how they get condensed? Each oxygen molecule is surrounded by moist water molecules, H2O. हाँ So it gets in a वो जो होते हैं ना dissolved form में आ जाती है ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन हाँ समझते हो ना, कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के सराउंडिंग के अंदर जो है ऑक्सीजन आ जाती है, और फिर ये जो होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो होती है डिफ्यूज, दैट मीन से डिफ्यूजिंग होने लग जाती है। सॉरी, इधर की तरफ डिफ्यूजिंग नहीं होगी, ये बेसिकली वेन्यूल में डिफ्यूज होगी। ओके इधर की तरफ दूसरी तरफ बनाते हैं इसको, ऑक्सीजन को। ये यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ लाइक दिस, जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन जो है चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल्स को घेरेंगे और डिसॉल्व फॉर्म में होगी, and it starts getting entered through the intracellular spaces into the blood plasma, और फिर उसके बाद ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने लग जाती है। व्हाइट कलर से हाँ अटैच होते ही हीमोग्लोबिन के साथ ये जो है अटैच हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, ओके and it will get transported to all parts of the body by the help of heart pumping, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे अटैच होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आरबीसीज में कहाँ कहाँ मौजूद होती है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इसकी डिसोसिएशन, सॉल्ट फॉर्मेशन एंड बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन, ये जो है ये भी साथ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल जो है गैसियस एक्सचेंज जो है एल्वियोलाई के अंदर इस तरीके से होता है जैसे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया। ओके मैम अभी फिर तो भाई अब जरा सा ये भी देख लेते हैं कि गैसियस एक्सचेंज आरबीसी में जो है वो किस तरीके से हो रहा होता है। जो कुछ भी एल्वियोलाई से अंदर जा रही होती है ऑक्सीजन, और साथ में जो है बाइकार्बोनेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूव हो रही होती है एल्वियोलाई से, वो आरबीसी के थ्रू किस तरीके से कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो रिमूव किए जा रहे होते हैं। एक्चुअली हाँ इसमें दो प्रोसीजर होते हैं। एक तो ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जब वो वाटर के साथ कंबाइन करके आरबीसी के अंदर एंटर होती है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो होते हैं उसकी मौजूदगी के अंदर वार्म एनवायरनमेंट में कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है, जो कि एक वीक एसिड है, H2CO3। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट्स के अंदर। तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है H पॉजिटिव आयंस की और HCO3-1 आयन की, बाइकार्बोनेट आयंस की।
बेसिकली ये हाँ। दोनों जो है एसिडिक मीडियम क्रिएट करते हैं, क्योंकि कार्बोनेट्स जो होते हैं वो टुवर्ड्स एसिडिक मीडियम की तरफ जो है ज्यादा, एसिडिक पीएच की तरफ ज्यादा जो है वर्क कर रहे होते हैं, या उनका पीएच जो वो दे रहे होते हैं वो एसिडिक दे रहे होते हैं। और हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो तो ऑलरेडी जैसे कहा जाए कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करने में उनकी तादाद अगर बढ़ जाए तो वो ऑलरेडी हो जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो कि आरबीसी के अंदर एंटर हुई भी होती है, वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बामाइन हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, टूटता और बनता रहता है ना। असल में मसला जो होता है वो ये जिसे कहते हैं बाइकार्बोनेट्स, जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर बार बार डिफ्यूज इन एंड डिफ्यूज आउट हो रहे होते हैं, और हाइड्रोजन आयंस डिफ्यूज इन एंड डिफ्यूज आउट हो रहे होते हैं, इनकी वजह से होता है। यही बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं ये दो तरीके से रिमूव होते हैं। एक तो ये होता है कि ये ब्लड प्लाज्मा में फेंक दिया गया बाइकार्बोनेट, और ये जो है ना कंडेंस करके जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में जो है एल्वियोलाई के थ्रू जो है एक्सेल आउट कर दिया। बाकी जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू जो होते हैं, दैट मींस के वो क्लोराइड शिफ्ट के थ्रू जो होते हैं वो रिमूव किए जा रहे होते हैं। किस तरीके से कि हर सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर जो है उसमें एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, ट्रांसपोर्ट लिपिड प्रोटीन्स होते ट्रांसपोर्ट। हैं, और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड चैनल्स होते हैं, फ्लिपिंग प्रोटीन चैनल्स कहलाते हैं। इनके एक चैनल के ऊपर जो है तीन जिसे कहा जाए कि मौजूद होते हैं रिसेप्टर्स फॉर टेकिंग द सोडियम आयंस एंड टू रिसेप्टर्स फॉर द पोटेशियम आयंस। ठीक है, अब ये जो होते हैं अब हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी सेल हो, चाहे आरबीसी हो चाहे नॉर्मल सेल हो, उसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन जो होती है इनसाइड पोटेशियम आयंस होते हैं, और हाई आउटसाइड सोडियम आयंस होते हैं। हाई आउटसाइड सेल जो होते हैं सोडियम आयंस होते हैं। ठीक है, अब होता ये है कि अब ये बाइकार्बोनेट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे पोटेशियम वाले जो होते हैं, अब फर्स्ट करो मैं ऐसा करती हूँ कि ये सारे जैसे जितना भी मैंने तुम्हें पहले एक्सप्लेन किया है ये सब मैं रिमूव करती हूँ, और सिर्फ ये बताती हूँ कि हमारे इस सेल के अंदर सिर्फ बाइकार्बोनेट्स भरे हैं। ठीक है, अभी ये सारी चीजें हम हटा देते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए कि एक्चुअली ये बाहर किस तरह शिफ्ट होंगे और सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होगी और किडनी के थ्रू किस तरह रिमूव होंगे। ये मैंने सब हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना ये जो सेल है इसमें जो है जैसे कहा जाए कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है जो कि फ्लिपिंग प्रोटीन्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो है बाइकार्बोनेट्स H सेल के अंदर बाइकार्बोनेट्स HCO3-1 HCO3 -1 HCO3-1। ठीक है, और हाइड्रोजन आयंस भी मौजूद है, H पॉजिटिव आयंस भी मौजूद है। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस मौजूद है जो कि बाहर शिफ्ट हो रहे हैं प्लाज्मा से। अब होता क्या है कि इसके अंदर पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। होता ये है कि पोटेशियम आयन जो होते हैं उनके साथ ये बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं ये चिपक जाते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन जब करेंगे तो ये जो फॉर्म करेंगे ये बनाएंगे पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्या बना देंगे? पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3 KHCO3। अब इसके जो पोटेशियम आयंस हैं इसको यहाँ पे ये जो है ना ये चैनल्स जो होंगे ये इसको पकड़ लेंगे, पोटेशियम आयन को पकड़ेंगे, बाइकार्बोनेट से इसके साथ ही लग जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला मतलब इसी तरह लिखा है, और यहाँ बाहर जो है 3 सोडियम के आयन चिपक जाएंगे। सही है, अब क्या होगा ये फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, जब ये फ्लिप होगा तो ये बाहर आ जाएंगे। हाँ पोटेशियम, हाँ देखा अब बाहर क्या चीज आई, पोटेशियम बाइकार्बोनेट आ गए, प्लाज्मा के अंदर क्या आ गए KHCO3 आ गए। ठीक है, और अंदर क्या चले गए, सोडियम आयंस चले गए। अब सोडियम आयंस जब अंदर गए हैं तो बाकी जो बाइकार्बोनेट्स हैं जो कि टूट रहे हैं तो मुसलसल टूट रहे होते हैं ना, आई मीन उसके जरिए रेस्पिरेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है और कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर रही होती है। तो अब जो होगी वो कंडीशन जो होगी फ्लिपिंग प्रोटीन की वो कुछ ऐसी होगी लाइक दिस। अब ये बॉक्स जो होगा ये अंदर की तरफ जो है 3 सोडियम के आयंस लेके एंटर हो जाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इतनी बड़ी पोरस नहीं होती कि बड़े बड़े आयंस जो है ये अंदर आ सके।
सेल के हाँ। अंदर जो आ रहे होते हैं वो बेसिकली अंदर बड़े आयंस या बड़े मॉलिक्यूल्स जो आ रहे होते हैं वो किस वजह से आ रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चैनल प्रोटीन्स के जरिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फ्लिपिंग प्रोटीन्स के जरिए आ रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बाइकार्बोनेट्स की कम है या इनकी कॉन्सेंट्रेशन किसी भी मॉलिक्यूल की कम है, आयन की कम है, तो बेसिकली एक जैसे कार्डियक के चैनल डेवलप होगा इनके साथ लगेगा और वो क्या बना देगा, एटीपी जनरेटर बना देगा। एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो रही होगी, ठीक है, और एडीपी दोबारा एटीपी में कन्वर्ट हो रही होगी। इस तरीके से यहाँ पे एक जैसे कहते हैं ना मोटर लग जाएगी। किसकी लग जाएगी मोटर? एटीपी की। एटीपी से एडीपी और एडीपी से एटीपी बनाने वाली, तो वो इसको घुमा रही होगी। समझ आ गई ना? अब सोडियम यहाँ पे आ जाएंगे, इधर बाइकार्बोनेट्स मौजूद होंगे मजीद, ठीक है, HCO3-1, ठीक है। अब क्या होगा कि ये सोडियम इसके साथ अटैच होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब फ्री कर दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। ये क्या बन जाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट बनेंगे NaHCO3 NaHCO3 और ये आयनिक फॉर्म के अंदर जो है इन्हीं चैनल्स के जरिए फ्लिप हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये फिर फ्लिप हो जाएगा। जब ये फ्लिप होगा तो यहाँ पे बाहर क्या, किसकी NaHCO3 NaHCO3, समझ आ गई? इस तरह बाइकार्बोनेट्स को बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स बाहर आएंगे और सॉल्ट्स कितने, दो तरह के सॉल्ट्स फॉर्म होंगे। ये जो सॉल्ट्स हैं ये आपके हर्गिज एल्वियोलाई के थ्रू बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि ये किसके थ्रू बाहर जाएंगे, किडनी के थ्रू, ठीक है। किडनी के थ्रू यूरिन की फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर जो एक्सेस मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो सारे सारे इस तरह रिमूव हो जाएंगे। So that's how these flipping proteins works. Actually ये पूरा एक सॉल्ट लेके बाहर नहीं जा रहे होते हैं, आयंस होते हैं, इन्हीं आयंस के पीछे पीछे ये, क्योंकि ये आयनिक बॉन्डिंग हुई भी होती है, that's why they move along with that channel. समझ आ गई बात? और इस तरह ये फ्लिप कर करके इनको रिमूव भी कर रहे होते हैं। देखो बुक के अंदर क्या बना हुआ है, बुक के अंदर ये बता दिया है कि HCO3-1 जो है वो पूरा का पूरा बाहर चला गया और ये इस तरह अंदर आ रहा है। जा सकते हैं कोई चैनल प्रोटीन आ जाए, फ्लिपिंग प्रोटीन जो होते हैं वो भी इसी तरह सॉल्ट्स को रिमूव करने में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर जो है कुछ इस तरीके से फॉलो हो रहा होता है। अच्छा, इस तरीके से जो है ये सारा गैसियस एक्सचेंज अलोंग विद द रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स एंड बाइकार्बोनेट्स जो है वो हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और गैसियस एक्सचेंज जो है वो एल्वियोलाई के थ्रू हो जाता है। अब बाकी जो है पास्ट पेपर्स हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके।